नमस्कार बच्चों। आइए चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, जो कक्षा 8वीं में भारत की खोज की जो पूरक पुस्तक भारत की खोज, उसका तीसरा पाठ है। इससे पहले आपने अहमदनगर का किला तलाश पढ़ लिया है, उसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं। तो आइए पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। वैसे तो यह विषय बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन चूंकि आपकी कक्षा में दिया गया है तो उसके हिसाब से ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो आइए चलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की ओर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यह पुस्तक का अंश है जिसे हम थोड़ा करके पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाएं। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अंबाला ज़िले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थीं और दुकानें संभवतः छोटी थीं। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच के समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं, लेकिन आधुनिक भारत को 6-7 हज़ार पुराने उस बीते युग से जोड़ती है जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की लोक प्रचलित रीति रिवाजों की दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों और फैशन की याद दिलाता है। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं, बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया, बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया। तो आइए चलते हैं अब इसके जो कुछ शब्द हैं और शुरू से इस पर चर्चा करते हैं कि कैसे हमें इसके बारे में जानकारी हासिल हुई। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ अतीत शब्द है, फिर इसमें आता है अवशेष, फिर मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इस प्रकार से इन शब्दों को पहले थोड़ा समझें कि अतीत यानी बीता हुआ समय, अवशेष यानी खंडहर, बचा कुचा हिस्सा, मोहनजोदड़ो। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो, एक मिनट ज़रा सा, मैं यहाँ प्राकृतिक वातावरण में बैठा हूँ, इसलिए कई बार छोटी मोटी बाधाएं आती रहती हैं। तो हम पढ़ रहे थे, आपको बता रहे थे कि अतीत,
और अवशेष मोहनजोदड़ो। तो अतीत यानी बीता हुआ समय, अवशेष यानी बचा कुचा हिस्सा, और मोहनजोदड़ो यानी मुअंजोदड़ो, मुअंजोदड़ो। देखो इसमें थोड़ा अच्छा नहीं लिखा जा रहा है ना, तो फिर से मुअंजोदड़ो यानी इसका जो स्थानीय भाषा में इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। तो आपने अभी देखा अवशेष, अतीत, मुअंजोदड़ो यानी मोहनजोदड़ो, ये बोलने के हिसाब से इसको वो कर लिया गया है। तो इस प्रकार से इसका जो नाम रखा गया, क्योंकि जब 1922 में, जैसा कि मैंने बताया कि इसकी जो शुरुआत कैसे हुई, इसकी खुदाई तब हुई जब 1922 में इसके पास में ही जो रेलवे लाइन बिछी थी उसका विस्तार हो रहा था। और जब उसके लाइन के लिए खुदाई होने लग गई तो वहाँ पर कुछ ईंट और टीले इत्यादि मिले, जिसकी वजह से वह रेलवे लाइन बिछाने का काम रोक दिया गया और वहाँ पर खुदाई होने लग गई। तो जॉन मार्शल के देख रेख में यह कार्य प्रारंभ हुआ, और फिर उसके बाद रखालदास बनर्जी जैसे अन्य भारतीय इतिहासकारों ने भी इसमें अपना योगदान दिया, और यही वजह कि वहाँ के कुछ हिस्सों के नाम उन लोगों के नाम पर भी रखे गए हैं। तो इस प्रकार से इसकी खोज हुई 1922 में, तब जाके यह उद्घाटित हुआ। उद्घाटित यानी यह पता चला, यह जानकारी हासिल हुई कि हमारे यहाँ जो सभ्यता है, मतलब हम इससे पहले तक हमें यह नहीं पता था कि सिंधु घाटी की सभ्यता नाम की भी कोई चीज़ है। तो और इससे पहले मिस्र घाटी की सभ्यता इत्यादि को सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था, लेकिन इस खुदाई के बाद यह जाना जाने लगा कि ये उससे भी प्राचीन सभ्यता है। और इसका विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता नाम होने की वजह, इसका ये मतलब नहीं कि केवल सिंधु नदी के आसपास ही था, बल्कि इसका विस्तार जो है वह गंगा के किनारों तक था, जैसा कि यहाँ काठियावाड़ और पंजाब का अम्बाला। हालांकि आधुनिक समय में यह अम्बाला जो है यह हरियाणा में पड़ता है, और इस प्रकार से आप देखें तो इसका विस्तार बहुत दूर तक था। तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात इत्यादि में इसके अवशेष पाए गए हैं, और इस सभ्यता का विस्तार जो है बहुत दूर तक था। और कहता कि आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, और इसकी एक खास बात यह देखिए कि यह धर्मनिरपेक्ष आप समझते हैं, यानी जिसमें किसी एक धर्म की प्रधानता ना हो। धार्मिक तौर पर कहें तो वह ऐसी सभ्यता थी कि किसी धर्म की प्रधानता नहीं थी। हालांकि धार्मिक तत्व वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन धर्म हावी नहीं था, क्योंकि ना तो वहाँ पर विशाल मंदिर मिले हैं, ना कोई पुजारी का स्थान मिला है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि वहाँ भले ही पूजा पाठ होता था, लेकिन कोई धर्म प्रभावी रूप से नहीं था। इतना ही नहीं, आगे कहता कि यह सभ्यता जो है एक तरीके से व्यापारिक सभ्यता थी। इसका व्यापार जो है वो बड़े दूर तक था। फारस जिसे आजकल ईरान कहते हैं, मेसोपोटामिया, मिस्र इत्यादि तक, और इसके अलावा भी भूमध्य सागर तक इसकी पकड़ थी और व्यापार होता था। और यह सभ्यता कोई नई नहीं है, बल्कि 6 से 7 हज़ार वर्ष पुरानी सभ्यता है यह, जिसे आज हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इस प्रकार से ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में गिनी जाती है। यह देखिए स्नानागार है। आप देख सकते हैं कि आज भी भले ही कितना भी नगरों की स्थापना हो गई है, बहुत विकसित हो गए हैं हम, उसके बावजूद भी ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती कि पक्की नालियां हों, पानी की निकासी का पूरा प्रॉपर व्यवस्था हो, अच्छी व्यवस्था हो, ऐसा आज भी देखने को नहीं मिलता। और इसके साथ साथ देखिए ये एक नालियाँ, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये नालियाँ हैं। इसमें 2 तरीके की नाली, एक नाली से इसमें साफ़ पानी आता है, दूसरे नाली से इसमें से गंदा पानी बाहर जाता है। जाहिर सी बात है किसी खास आयोजन पर यहाँ पर स्नान हुआ करता रहा होगा, लोग इकट्ठे नहाया करते रहे होंगे, तो पानी गंदा होता होगा, तो उस गंदे पानी की निकासी भी बड़ी अच्छी थी। तो इसीलिए इसे नागर सभ्यता भी कहा है इसमें। और इसके साथ साथ आप देखिए कि इसकी रहन सहन, लोक प्रचलित रीति रिवाज, दस्तकारी, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। या आप फैशन देखिए, आज के समय में भी दस्तकारी फैशन है, लेकिन वहाँ जो अवशेष मिले हैं
ये बताता कि लोगों को बहुत अच्छी जानकारी थी फैशन की, दस्तकारी की, यानी हाथों से जब कढ़ाई इत्यादि की जाती कपड़ों पर तो उसे दस्तकारी कहा जाता है। दस्त माने हाथ होता है, उर्दू में दस्त का अर्थ हाथ होता है। तो इस प्रकार से आप देखें कि और उसके साथ साथ बहुत सारी कलाओं से भी वो परिचित थे। केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों, हमाम जानते हैं आप लोग? हमाम माने होता है स्नानागार, जहाँ पर नहाया जाता है, और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नालियाँ भी बड़ी अच्छी थी, जिसमें जो ढकी हुई नालियाँ थी जिससे गंदा पानी बाहर निकल सकता था। तो इस प्रकार से आप देखें तो इसकी बहुत ही अच्छी व्यवस्था रही, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है वो बहुत अच्छी तरीके से हुआ, और नागर सभ्यता के तौर पर इसे व्यक्त किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि उस समय भी, यानी 5-6 हज़ार वर्ष पहले भी ऐसी सभ्यता का विकास हुआ, जबकि आज भी बड़े बड़े शहरों में ऐसी व्यवस्था जैसे ढकी हुई नालियाँ या अन्य प्रकार की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसके बारे में और जानकारी, अधिक जानकारी आपको अगली वीडियो में मिलेगी। इसके प्रश्नोत्तर भी मिलेंगे, फिर हम आर्यों का आगमन पढ़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।